जय हिंद दोस्तों। आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज का टॉपिक है हमारा कृषि एग्रीकल्चर। एनसीईआरटी की सार संग्रह की क्लासेस चल रही हैं जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। आपको बता देना चाहता हूं कि हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो चुका है, तो प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, उसको जाके देख लीजिएगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कृषि एग्रीकल्चर। बात करें अगर हम एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है। पहला है आपका एग्री और दूसरा है मिद्रा। ठीक है, एग्रीकल्चर, कल्चर का मतलब होता है कृषि। फिर से समझिएगा, एग्री, एग्री का मतलब होता है सॉइल और कल्चर, कल्चर का मतलब होता है कृषि। ठीक है, तो एग्रीकल्चर लैटिन भाषा के दो शब्द, एक आपका एग्री, एग्री मतलब मिद्रा सॉइल, और कल्चर का मतलब होता है कृषि से हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यदि खदानों को सुरक्षित संग्रह, यदि खदानों को सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनमें से आद्रस्त अंश कितने प्रतिशत से अधिक आद्रस्त अंश होने चाहिए। एक सेकंड, शायद ये टॉपिक मैं गलत नहीं ना आ गया। अच्छा, ये नीचे से दिया था मैंने पहले, कोई नहीं, हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बात कर रहा है कि यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनमें आदर्शता का जो अंश है वह 14% से अधिक नहीं होना चाहिए। क्लियर। अब भारत में ऋतु आधारित कुछ फसलें और उनकी जो बुआई होती है, कटाई अवधि, वो देख लेते हैं। पहला बात करते हैं रबी फसल, जिसे हम शीतकालीन फसल कहते हैं। रबी फसल में गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू आदि आते हैं। इनकी जो बुआई होती है वह होती है अक्टूबर और नवंबर में, और कटाई होती है मार्च अप्रैल में। दूसरा है आपका खरीफ फसल, जिसे हम ग्रीष्मकालीन फसल कहते हैं। यह आपका गर्मियों और बरसात से थोड़ा पहले होता है। खरीफ का मतलब पानी। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, आपका उड़द दाल, कपास, रागी, सोयाबीन इत्यादि। इनकी बुआई होती है जून जुलाई में और कटाई होती है आपका अक्टूबर नवंबर में। तीसरा है आपका जायद फसल, शीत एवं ग्रीष्म के मध्य में। तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, ककड़ी, खीरा, भिंडी, विभिन्न आदि प्रकार के जो सब्जियों की खेती होती है उसे हम जायद फसल कहते हैं। मार्च अप्रैल में इनकी बुआई होती है और इनकी कटाई होती है जून जुलाई में। आगे बात करते हैं, कृषि के युगम पैदावार का क्या आशय है। कृषि में जो युगम पैदावार होता है इसका क्या आशय है। इसका आशय है कि विभिन्न मौसमों में दो फसलें उगाना, विभिन्न मौसमों में दो फसलों को उगाना युगम पैदावार का आशय है। मिश्रित कृषि, जिसे हम मिक्स्ड एग्रीकल्चर कहते हैं, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है। तो मिक्स्ड एग्रीकल्चर की प्रमुख विशेषता ये है कि पशुपालन और कृषि उत्पादन को एक साथ करना। भारत में संक्राय चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है। भारत में संक्राय जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है। राजस्थान राज्य में है। दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता, हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का क्षेत्र तमिलनाडु तट पर है। तमिलनाडु तट पर दक्षिण भारत का सबसे ज़्यादा हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का क्षेत्र पाया जाता है। भारत में रासायनिक उर्वरकों को, केमिकल फर्टिलाइजर्स के दो सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य हैं। एक है आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर को यूज़ करते हैं। पुनर्भरण योग्य भूमि जल संसाधन
पुनः भरण योग्य भूमि जल संसाधन में कौन सा राज्य सबसे संपन्न है? तो उसमें उत्तर प्रदेश राज्य सबसे ज़्यादा संपन्न राज्य है। भारत में अनुबंध कृषि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करने वाला राज्य पहला राज्य कौन सा है? तो भारत में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब है। गेहूं की अच्छी कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक है? तो गेहूं की अच्छी कृषि के लिए मध्यम ताप और मध्यम वर्षा आपकी जरूरी है। चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 सेंटीमीटर से उच्च तापमान आदर्श जलवायु माना जाता है। चावल की कृषि के लिए कल्याण सोना किस फसल की एक किस्म है? तो ये गेहूं की। कौन सा? कल्याण सोना। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? चावल है। ठीक है। भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस फसल की कृषि होती है? तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल में धान चावल की कृषि होती है। ठीक है। मक्का मुख्यतः खरीफ की फसल है, परंतु इसकी खेती वर्ष भर होती है। मक्का जो है आपका मेज, ये खरीफ की फसल है, परंतु इसकी खेती वर्ष भर खरीफ, रबी तथा जायद तीनों फसल ऋतु में की जाती है। किसकी? मक्के की खेती। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश आपका चावल की खेती में सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है इस राज्य में। भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा बॉल ऑफ द राइस कहा जाता है? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को भारत का बॉल ऑफ राइस कहा जाता है। जया, पद्मा, पूषा, सुगंधा 5 और जमुना और कृष्णा ये किस फसल की उन्नत किस्में हैं? धान की। तो धान में जया हो गया, पद्मा हो गया, पूषा हो गया, आपका सुगंधा 5 हो गया, जमुना हो गया, कृष्णा हो गया, सब धान की फसलें हैं। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? तो चाय की। ग्रीन गोल्ड। धान की फसल में किस जीव का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? धान की फसल में किस जीव का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो नील हरित शैवाल BGA। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले को कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है? तो खरगोन जिला। मध्य प्रदेश का जो खरगोन जिला है उसे सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि इस जिले में कपास की खेती की जाती है। भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा शुगर बॉल ऑफ शुगर कहा जाता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश को यहाँ पर कृषि मतलब आपका गन्ने की कृषि बहुत की जाती है। और आपने नोटिस किया गया होगा कि गन्ने की जो कृषि है वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रही थी महाराष्ट्र की तरफ, महाराष्ट्र और साउथ इंडिया की तरफ। भारत की सभी फसलों में से गन्ने की फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो भारत के जो सभी फसल हैं उनमें से जो गन्ने की फसल होती है इसके अंतर्गत जो उसका शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र है वह सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत मतलब उसका सबसे सर्वाधिक प्रतिशत है। क्लियर? आगे हम बात करते हैं करनाल बंट। करनाल बंट जो गेहूं है, गेहूं का एक कवक जनित रोग है जो टिलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। तो करनाल बंट गेहूं का एक कवक जनित रोग है जो टिलेटिया इंडिका
नामक एक कवक से होता है। आगे बात करते हैं कृषि उत्पादन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियाँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति कब, लमसम 1960 के आसपास। किसके चीज़ में हुआ था ये, खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में। सुनहरी स्वर्ण क्रांति की अगर बात करें तो फल एवं सब्जी उत्पादन, बागवानी, उद्यान कृषि। सेवत क्रांति आपका दूध उत्पादन से। कृषि काली क्रांति खनिज तेल पेट्रोलियम के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता करता है हमारी काली क्रांति। बात करें अगर हम नीली क्रांति की तो मत्स्य उत्पादन, गोल क्रांति आलू उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन और उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, इंद्रधनुषी क्रांति कृषि संबंधित समग्र क्रांति नवीन कृषि नीतियों में निर्धारित। अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने की योजना। सदाबहार क्रांति कृषि उत्पादन को दोगुना करने के लिए टिकाऊ कृषि। गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन और झींगा मछली। लाल क्रांति मांस एवं टमाटर उत्पादन। बाजरे की कृषि किस जलवायु में की जाती है, तो उष्ण एवं जो शुष्क जलवायु होता है उसमें बाजरे की कृषि की जाती है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी है, मूंगफली। जो मूंगफली है ये आपका शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल है। औस और बोरो, औस और बोरो किस फसल की किस्में हैं, धान की। किसकी, धान। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन होता है। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है, मूंगफली की। कौशल मूंगफली की उन्नत प्रजाति है। अब यहाँ पर कुछ प्रमुख कृषि संगठन एवं उसके मुख्यालय दिए गए हैं। तो पहला कृषि संगठन है आपका भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था। कहाँ पे है, कानपुर में है। फिर है समेकित कीट प्रबंधीय राष्ट्रीय केंद्र, न्यू दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था, मनीला में। अर्धशुष्क क्षेत्रों हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्था, हैदराबाद में। सूखे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, अलेप्पो में। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुंबई में। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र, मैक्सिको में। आगे बढ़ते हैं। किस फसल में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, कौन में, दलहन में, दलहन में। ठीक है, दलहनी फसलों में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। दलहनी फसलें हेतु कोबाल्ट आवश्यक है तथा कोबाल्ट राइजोबिकिया जो जीवाणु होते हैं, कीड़े होते हैं, उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए आवश्यक तंत्र पाए जाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। भारत की 3/4 से अधिक कच्चा रेशम किस राज्य में प्राप्त होता है, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जिन्हें हम हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, किस देश से संबंधित थे, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से हरित क्रांति के जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग संबंधित थे। हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या अभिप्राय है, तो हरित क्रांति का अभिप्राय है उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग करना और उत्पादन को बढ़ाना। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल के उत्पादन को हुआ, किस फसल के उत्पादन और उत्पादकता को हरित क्रांति का फायदा हुआ, तो गेहूं को सबसे ज़्यादा हरित क्रांति का लाभ मिला। हरित क्रांति में किस फसल को सर्वाधिक उत्पादन किया गया, तो मैक्सिकन गेहूं को हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया गया।
सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नकदी फसल के निर्यात से प्राप्त होती है? तो सबसे ज़्यादा जो विदेशी मुद्रा है वह किस नकदी फसल के निर्यात से प्राप्त होती है? चावल। क्लियर? सॉरी, मैंने चावल बोला, चाय होगा, चाय। टी। लाल विगल रेड रॉट, लाल विगलन रेड रॉट किस फसल का रोग है? तो गन्ने का। मूंगा रेशम, मूंगा रेशम का उत्पादन संपूर्ण विश्व में केवल भारत के असम में किया जाता है। मूंगा रेशम, इसे वर्ष 2007 में भौगोलिक संकेतक, जिसे हम जियोग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं, जीआई टैग का दर्जा प्राप्त हुआ था मूंगा रेशम को। आगे बात करते हैं तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना वर्ष 1988 में की गई थी। मक्के की फसल तैयार होने का जो औसत अवधि है वह लगभग 140 दिन होता है। मक्के की फसल का तैयार होने का जो औसत अवधि है वह आपका 140 दिन होता है। प्रमुख कृषि बोर्ड और उसके मुख्यालयों के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कॉफ़ी बोर्ड की, तो कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटका में है। रबर बोर्ड कोटायम केरल में। चाय बोर्ड की बात करें तो कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है। तंबाकू बोर्ड की अगर हम बात करें तो ये आपका कुटूर आंध्र प्रदेश में है। मसाला बोर्ड की बात करें तो कोची केरल में है। राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री बोर्ड की बात करें तो ये न्यू दिल्ली में है आपका। और राष्ट्रीय भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड की अगर हम बात करें तो ये पुणे महाराष्ट्र में है। दक्षिण भारत में चाय की खेती पश्चिमी घाट के नीलगिरी तथा इलायची की पहाड़ियों के निचले ढालों पर की जाती है। तो दक्षिण भारत में जो चाय की खेती है वह पश्चिमी घाट के नीलगिरी तथा इलायची की पहाड़ियों के निचले डालों पर की जाती है। इसमें और भी दिया हुआ है तो हम इसका पार्ट 2 बना लेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये आपका पार्ट 1 था कृषि का, और जो पार्ट 2 होगा उसमें ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस तरह के क्लासेस के अपडेट हमेशा मिलते रहेंगे। किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट करके मुझे बता सकता है, मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। बाकी मिलते हैं अपने नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।